नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, जहां पे हम बात करेंगे दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों जो प्रायद्वीपीय भारत में बहती है। प्रायद्वीप के बारे में हमने पेनिसुलर के बारे में बताया है कि वह क्षेत्र जो तीन और जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। और भारत का जो पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी सिरा है वो तीनों ओर से जल से घिरा है। हिंद महासागर दक्षिण पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। अतः इन तीनों जगहों पे गिरने वाली नदियाँ या इन तीनों जगहों पे जो जिन नदियों का मुहाना यानी एंड होता है, उन नदियों को हम प्रायद्वीपीय नदियाँ बोलते हैं। तो आज हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चलिए डिटेल से जानेंगे और समझेंगे कि भारत में कौन कौन सी दक्षिण की नदियाँ हैं जो भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र से होकर बहती है। तो हम लोग प्रायद्वीपीय नदी में पहला नदी तंत्र पढ़ रहे हैं और वो है गोदावरी नदी तंत्र। हमने गोदावरी नदी तंत्र की अपवाह क्षेत्र को दिखाया है। ये तो दंडकारण्य पहाड़ी। तो चलिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र की त्र्यंबकम पहाड़ी है। नासिक में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो इसके बीच के सफ़र में क्या क्या होता है, तो दोस्तों बीच में एक नदी आपको मिलती है, वो बाणगंगा। फिर एक नदी मिलती है प्रवर, पूर्णा नदी, मंजीरा, बैतूल, वेनगंगा और पेनगंगा। तो गोदावरी की सबसे लंबी नदी है वेनगंगा। और जब यहाँ पे बैतूल से पेनगंगा और पेनगंगा वेनगंगा में मिलती है तो ये बहती है प्राणहिता के नाम से। दंडकारण्य की पहाड़ी से इंद्रावती आके गोदावरी में मिलती है। और आपको पता होगा कि सबरी के जूठे बैर, भगवान श्री राम जब दक्षिण की ओर गए थे तो जब वो सबरी पहुँचे थे तो इस जगह पे एक नदी बहती है, उड़ीसा से निकलती है और वो नदी है आपको सबरी के ही नाम से। तो भगवान श्री राम जब गए थे दक्षिण में और वहाँ पे सबरी नामक महिला ने एक जूठे बैर खिलाए और वहाँ से आपको सबरी और राम के प्रेम की जो एक भक्त और एक भगवान के बीच प्रेम गाथा होती है उसको आप साक्षात कर पाए, वो जगह सबरी है। तो गोदावरी नदी तंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है ना कि सर ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बहती है और महाराष्ट्र में इसका लगभग 50% भाग आ जाता है। और इसके अलावा अगर गोदावरी नदी तंत्र की बात की जाए, गोदावरी नदी तंत्र कहाँ कहाँ जाता है, तो इसके अलावा यहाँ आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का पार्ट देख रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कुछ भाग कर्नाटक से होके यहाँ जहाँ झुकती है, फिर ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए था, कुछ कर्नाटक, फिर कुछ तेलंगाना, फिर कुछ आंध्र प्रदेश, ऐसे गोदावरी नदी जाती है। अगर चित्र की बात करें तो हो सकता है थोड़ा सा आप इसको ऐसे भी कर लो इस तरह से। तो क्या होता है कि यहाँ तेलंगाना, यहाँ कुछ पार्ट कर्नाटक और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में ये बहती है। तो ये का गोदावरी नदी का अपवाह क्षेत्र 4 राज्यों में है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। इसकी सबसे बड़ी नदी वेनगंगा है, पूर्णा, प्राणगंगा, प्रवर, बाणगंगा और इंद्रावती, सबरी इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। दोस्तों जब ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है तो इसमें 7 छोटी छोटी धाराएं आके मिलती है। जिस तरह कोसी में सप्त कोसी बनता है, तराम कोसी, सोन कोसी मिलके, उसी तरह 7 ऋषियों के नाम से, जैसे कि 7 ऋषि नहीं, ऋषियों की पत्नी के नाम से, जैसे कि गौतमी, जैसे कि कौशिकी, जैसे कि अत्तरई, जैसे कि गौतमी, वृद्ध गौतमी, तुल्या, भारद्वाजी, ये सभी नदियां जो है आपको, ये 7 छोटी छोटी नदियां जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकल के गोदावरी में मिलती है। और गोदावरी में आपको बता दें कि ये इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, लिख लीजिएगा। और
इसको दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी बोल सकते हैं। साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। और गंगा के बाद अगर सबसे लंबी नदी की सीरीज बनाई जाए तो गंगा के बाद गौ आता है गोदावरी। नाम सीधा, गंगा में दोनों नाम है, गंगा और गोदावरी। तो गंगा के बाद अगर कोई सबसे बड़ी नदी भारत में है तो वो है गोदावरी, जिसका अपवाह क्षेत्र प्रवाह क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है। 1465 किलोमीटर लंबी है। इसकी सहायक नदियाँ वनगंगा, प्राणगंगा, बाणगंगा, पूर्णा, इंद्रावती, सबरी और मंजीरा है। निजाम सागर बांध इसी नदी के पर है। आकार में बड़ा होने के कारण, प्रवाह में ज़्यादा होने के कारण और जल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कहीं जगह है क्या? हाँ, एक जगह है, हम यहाँ लिख देते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इस बॉक्स में लिख लीजिएगा कि इसे हम लोग कहते हैं दक्षिण की गंगा। दक्षिण गंगा, कावेरी दक्षिण की गंगा हम गोदावरी को बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। ये पैरामेडिकल ग्रुप डी एसएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण की गंगा गोदावरी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दक्षिण की गंगा कहने का मतलब कि गंगा के समान एक नदी है, क्योंकि इसका अपवाह क्षेत्र ज़्यादा है, प्रवाह क्षेत्र ज़्यादा है, 12 माह चलता है। चूँकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वो बरसाती होती है, बारिश में ज़्यादा नदियाँ आती है, लेकिन कुछ नदियाँ हैं जैसे कि कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, इसमें हमेशा पानी रहता है, क्योंकि सहायक नदियों के कारण और उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण इसमें पानी ज़्यादा रहता है। तो गोदावरी नदी तंत्र के बारे में अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप इतना बोल सकते हैं कि गोदावरी के किनारे एक शहर बसा है नासिक। यहाँ पे सर कुंभ मेला लगता है। इतना याद रखिएगा कि 4 कुंभ मेले लगते हैं प्रमुख, इलाहाबाद में, हरिद्वार में, गोदावरी में और एक ऋषिकेश है ना, शायद। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बढ़ते हैं कृष्णा नदी तंत्र के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कृष्णा नदी तंत्र की। और ये नदी है, हम इसको मिटा के बीच में लिख देते हैं कृष्णा नदी। और ये कृष्णा नदी तंत्र है दोस्तों। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी यानी सह्याद्री से निकलती है और आपको बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाते हुए मिल जाती है। यहाँ जहाँ डेल्टा बनाती है वहाँ नागार्जुन सागर है, और जहाँ कावेरी नदी जो नीचे से गुजरती है ना, यहाँ पे ये मिलने के समय डेल्टा बनाती है। और यहीं पर एक झील है, उस झील का नाम है कोलेरू झील। झील जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, अभी सिर्फ नाम याद रख लो। तो अगर हम कृष्णा नदी की सहायक नदियों की बात करें तो कोयना, वरना, पंचगंगा, दूधगंगा। पंचगंगा 5 बहुत छोटी नदियों का एक संगम होता है, जहाँ पे 5 छोटी छोटी नदियाँ, अगर हम नाम बताएं तो आपको कसारी, कूली, तुलसी, भोगवती, ये 5 कुछ नदियाँ हैं, जिसमें एक नाम तुलसी आप याद रख सकते हो। तुलसी नदी पंचगंगा की सहायक नदी है। दूधगंगा और कृष्णा नदी की अगर सबसे बड़ी सहायक नदी की बात की जाए तो वो है सर तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी तुंग और भद्रा नदी के संगम पे बनता है। जहाँ पे तुंग और भद्रा मिलती है वहाँ से यह नदी तुंगभद्रा बन जाती है और कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बनाती है। भीमा, डिंडी, मूसी, बलारू, मनेरू। भीमा, भिंडी, मूसी, बनारू, मनेरू, ये सभी कृष्णा के सहायक नदियां हैं। जो लोग पारा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग सिर्फ इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, याद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए हम एक सिंगल डायग्राम वीडियो लाएंगे 10 मिनट का, जिसमें सभी नदियां एक साथ एक जगह पे आएगी। तो जो लोग ग्रुप डी रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसे देखेंगे डिटेल से, क्योंकि उसमें पूछा जाता है भीमा किसकी सहायक नदियाँ, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, दूधगंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदियाँ। हाँ, एक क्वेश्चन पारा मेडिकल वालों हो या फिर आप ग्रुप डी वालों हो तो आंध्र प्रदेश पहले और अभी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद एक नदी के किनारे है और वो नदी है सर मूसी। तो ये क्वेश्चंस बहुतों बार पूछा गया है।
अगर आप आरआरबी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे कितनी बार पूछा जा चुका है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 1402 किलोमीटर है कृष्णा नदी की, और नागार्जुन सागर परियोजना इसी नदी पर है, बार बार पूछता है। कावेरी और कृष्णा के डेल्टा पे एक झील है कोलेरू झील, हम डेल्टा पढ़ाएंगे, झील पढ़ाएंगे, लेगुन झील पढ़ाएंगे, ज्वारीय झील पढ़ाएंगे, हम आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, निश्चिंत रहिए। फिर सिर्फ अभी नाम जान लीजिए। तो आपको बस कृष्णा नदी कृष्णा क्या कहते हैं नदी तंत्र में इसकी सहायक नदी कोयना, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, इतना याद रखना है। लेकिन जो पारा मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बार ये वीडियो सिर्फ देखना है, समझना है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछता है कि ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पे है और इस पे एक बांध है, अलमाटी बांध किस नदी पे बनाया गया है, बार बार पूछता है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे बनाया गया है। चलिए दक्षिण भारत की एक और प्रमुख नदी हम लोग कावेरी की ओर बढ़ते हैं। कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ जो इससे पहले पढ़ाए थे दोस्तों, गोदावरी नदी के साथ एक जगह मिलके आपको सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कावेरी नदी के साथ कोलेरू झील सबसे बड़ा डेल्टा दक्षिण भारत की, सबसे बड़ा डेल्टा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो ब्रह्मपुत्रा और गंगा के मेल से बनता है, और उसके बाद बनता है इसको कृष्णा और गोदावरी के संगम से बना हुआ डेल्टा पढ़ाएंगे अगले क्लास, अभी आने वाले टाइम में। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग कावेरी नदी तंत्र की ओर। ये पिक हमने बनाया है कावेरी नदी का। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, मोपर, हेरांगी, हेमावती, सिमसा, अक्रावती। हेमावती और अमरावती दो प्रमुख शहर हैं। यह कावेरी नदी निकलती किधर से है? तो कावेरी नदी दोस्तों आपको निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। यहाँ पे है कर्नाटक के पास ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, और यहीं पे आपको श्रीरंगपट्टनम है सर। मैसूर और श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक का एक जो टीपू सुल्तान और हैदर अली का नाम सुने होंगे इतिहास में। अगर यह क्षेत्र आपको कर्नाटक युद्ध के लिए फेमस है, मैसूर और श्रीरंगपट्टनम। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती, अमरावती नदी के किनारे है जो कावेरी की सहायक नदी है। इसके अलावा कावेरी में फेमस चीज़ है शिव समुद्रम जलप्रपात, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात मेट्टूर बांध है। और इससे पहले दोस्तों हम गोदावरी में जो आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है उसमें कुछ मिस्टेक है, आप उसको सुधार लीजिएगा। दक्षिण की गंगा, हम लोग की और का दोनों जहाँ क लग गया यहाँ वो दक्षिण की गंगा कावेरी, ये ट्रिक है। और दक्षिण गंगा हम लोग गोदावरी को बोलते हैं, दक्षिण गंगा बोलते हैं, उसमें की नहीं लगता है, वो दक्षिण भारत की गंगा कह सकते हैं। दक्षिण भारत की गंगा, अगर भारत बीच में लगा दिए तब तो ठीक है, ये गोदावरी हो जाएगा। लेकिन अगर भारत बीच में नहीं लगाए तो दक्षिण की गंगा कावेरी। और कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट क्या है सर? जो उत्तर पश्चिम की जो दक्षिण पश्चिम की जो मानसूनी हवाएं हैं, कौन सी? साउथ वेस्ट मानसून। इससे इसमें सालों भर इस मानसून से होने वाली वर्षा के कारण इस नदी में सालों भर जल रहता है, और इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी में मिस्टेक है, माफ़ कीजिएगा। दक्षिण गंगा गोदावरी को बोलते हैं, दक्षिण की गंगा कावेरी को बोलते हैं। हाँ, हम वहाँ भारत लिखना भूल गए। अगर दक्षिण भारत की गंगा बोलता तो गोदावरी होता। का दक्षिण की गंगा जब सिर्फ की लगा रहे तो वो क से रिलेट कर देना। कावेरी आसान ट्रिक है आपको। इसके अलावा इसमें शिव समुद्रम जलप्रपात, मेट्टूर बांध पूछा जाता है। और आपको दो राज्य हैं सर, वो राज्य हैं आपको कर्नाटक और तमिलनाडु। चूँकि कावेरी नदी कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए कहाँ चली जाती है? तमिलनाडु, नीचे तमिलनाडु तक चली जाती है, तब बी ऑफ बंगाल में चल जाती है। तो कर्नाटक यहाँ पे और तमिलनाडु यहाँ पे।
तो इसके निकलने के छोर और डूबने के छोर के बीच में ये लोग क्या करते हैं कि नदी का जल का बंटवारा करने के लिए आपस में लड़ाई करते हैं। तो पूछा जाता है क्या सर कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में क्वेश्चंस है, जगह है कहीं? यहीं लिख देते हैं अमरावती, यहाँ लिख देते हैं। तो सर ये दो राज्य हैं, कर्नाटक जहाँ से निकलती है और ये है तमिलनाडु जहाँ ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इन दो राज्यों के बीच में नदी विवाद है, यानी कि नदी का पानी हमको ज़्यादा दो तो हमको ज़्यादा दो, नदी विवाद है। और इसीलिए 1956 में नदी जल अधिनियम की स्थापना की गई, नदी जल अधिनियम की स्थापना की गई। और 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और तमिलनाडु को कहा कि आप अपने नदी के जल का बंटवारा कर लो, आप लड़ाई मत करो, आप जो चाह रहे हो आपस में मिल के बाँट लो यार, तुमको जो चाहिए मिल के ले लो। तो आपको इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? ऊपरी घाट में दक्षिण पश्चिम मानसून, निचली घाट में पूर्वी पश्चिम मानसून, नदियों हिमालय नदी के तरफ पानी रहती है। सब तो बता ही चुके हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण और ऊपरी घाट में उत्तर पूर्वी मानसून, यानी कि नॉर्थ ईस्ट मानसून। लौटती मानसून ये है चढ़ता मानसून, ये है लौटता मानसून। आपको लौटता मानसून पढ़ाएंगे तो चढ़ता मानसून लौटता मानसून पर दोनों बताएंगे। इसके कारण कावेरी नदी में हमेशा पानी भरा रहता है। तो दोस्तों ये तीनों प्रमुख नदियों के बाद अब आपको केवल और केवल भारत में जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं वो आपको मैप में हम बता देते हैं।